एग्रीकल्चर जो है वो तो बहुत यूं कहें बड़े तौर पर डिपेंड करती है रिसाइकलिंग पे। रिसाइकलिंग समझते हो? किसी भी चीज को बार बार यूज करना, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। और एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंड किस पे है? रिसाइकलिंग पे। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उस एग्रीकल्चरल वेस्ट की रिसाइकलिंग ही तो एग्रीकल्चर है। फार्म का जो प्रोड्यूस होता है उसको एनिमल्स को फीड करवाते हो, एनिमल्स का बाई प्रोडक्ट फार्म को दे देते हो, यही तो चलता रहता है। एफआईएम खेत में डाला, खेत से चारा और गेहूं आया, दोनों आपने खाया, जानवरों को खिलाया, दोनों ने वापस खाद कर दी। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली टर्न करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अगर इस साइकिल को आप डिस्टर्ब करोगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। खेत में खाद मत डालो, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद कि आपको मैंने खाद क्या होती है बताया, खाद कितने प्रकार की होती है ये भी पढ़ाया। हमने 2 प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार? कौन से थे 2? सांद्रित कार्बनिक खाद। और आप बताइए मेरे को कि जो खून की खाद होती है वो कौन सी खाद का उदाहरण है? सांद्रित का है। पक्का? ठीक है। और आप बताइए मुझे बकरी की खाद किस में आती है? सांद्रित कार्बनिक खाद में। तू बता छोटे। हाँ बता दो। यस सर। क्या स्थूल में आती है? ठीक है। और आप बताइए मुझे हरी खाद किस में आती है? स्थूल में आती है। समझ में आ गई मेरी बात? एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि बताइए बकरी की खाद निम्न में से किस खाद का उदाहरण है, या निम्न में से स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण है। इस तरह का बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। और वैसे तो तुम बहुत होशियार हो, मुझे पता है, तो तुम तो कर लोगे सही, इसलिए मैं ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूं। तो पहली खाद की बात करते हैं एफआईएम की। किसकी बात करते हैं? एफआईएम जैसे ही बोलता है आपको समझ में आ जाता है कि सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। पर क्या आपको पता है एफआईएम का खुद का पूरा नाम क्या है? फार्म यार्ड। पक्का? यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, और हिंदी में इसी को बोलते हैं गोबर की खाद। क्या बोलते हैं इसी को? यानी कि इसी को कहा जाता है गोबर की खाद। किसकी खाद है? समझ में आ गई? वैसे एफआईएम का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर। क्या मतलब होता है इसका? फार्म यार्ड मैन्योर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। कोई दिक्कत है इसमें? सर ये एफआईएम जब हम बनाते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सामान चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? जैसे रोटी बना रहे हो तो सामान चाहिए, फिर आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? और बनाने वाला आदमी भी चाहिए। नहीं तो नहीं बनेगी ना। तो हमें उसी तरीके से मान लो एफआईएम बनानी है। क्या बनानी है? तो एफआईएम बनाने के लिए हमको मुख्यतः 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? एक तो हमको चाहिए गोबर। क्या चाहिए? गोबर चाहिए। एक हमको चाहिए मूत्र। क्या चाहिए? और एक हमको चाहिए लीटर। क्या चाहिए? लीटर वो नहीं जिससे आप दूध मापते हो, लीटर का मतलब है बिछावन। क्या मतलब है? बिछावन। कहने का मतलब सबके घर पर गाय भैंस पालते हो? तो मम्मी को आपने सर्दियों में ये देखा होगा जब गाय भैंस को अंदर बांधते हैं, किसी जगह बनी होती है ना सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए। हाँ, तो वहां पर मम्मी को आपने अक्सर शाम को देखा होगा कि जो जिसको गुज्जी कहा जाता है देसी भाषा में, जैसे जो गेहूं के चारे को जब चालते हैं ना तो उसमें छोटा छोटा कचरा नीचे निकल जाता है, जिसको गुज्जी लुगदी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आप भी जानते होंगे। तो मम्मी या तो उसका उपयोग करती है या सूखी मिट्टी जो होती है वो ले जाकर डाल कर आ जाती है भैंसों के नीचे, उसमें रात को भैंसे आराम से बैठती है। सुबह मम्मी स्टार्ट करती है वापस से झाड़ू निकालना उनके नीचे, उसको हटाने की बात करती है कि नहीं करती है? तो जो बिछावन उन्होंने रात को डाली थी सुबह वापस से उसको उठाकर जहां रूढ़ी होती है, जहां आपकी एफआईएम का ढेर लगा रहता है वहां ले जाकर उसको डाल देती है। ऐसा देखा होगा आपने अक्सर। तो आपने सोचा कि मम्मी ऐसा क्यों करती है? वैसे उनसे जब पूछोगे ना तो वो ये कहेगी कि देखो कल गाय ने यहाँ पर मूत्र किया,
और मूत्र करने की वजह से यहाँ की मिट्टी गीली है, तो बेचारी सारी रात गिल्ली में बैठी रहेगी, तो मैं यहाँ सूखी चीज डालकर इसको सुखा रही हूँ, ऐसा मम्मी आपको कहेगी। पूछ के देखना, मैंने पूछा था, मुझे ये जवाब मिला था। पर इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे क्या है। पहले वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे जो कि ऐसा ऐसा कर लो, उनको नहीं पता था क्या होगा इससे, लेकिन उसके पीछे साइंस हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी। ठीक वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि वो बिछावन इसलिए डाली जाती है कि रात को गाय जितना मूत्र करती है वो सारा बिछावन अवशोषित कर लेती है, और सुबह आप उसको उठा के वापस डालते हो, इसका मतलब सारा मूत्र आपको आपने जमीन में जाने दिया, उसको आपने बिछावन डाली, उसमें अवशोषित हुआ नहीं हुआ, और बिछावन उठा के आपने वापस से किसमें डाल दिया, जो ढेर था वहां ले जाके डाल दिया, यानी आपने सारा मूत्र अवशोषित करके डाल दिया। डाला या नहीं डाला। तो कहने का मतलब है इन तीन चीजों से मुख्यतः क्या बनती है, गोबर से, मूत्र से और लीटर से। आप सोच रहे होंगे सिर्फ मूत्र का क्या रोल है इसमें। आपको पता हो तो मूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है यूरिन। क्या कहा जाता है, यूरिन ही बोलते हैं ना। आप जाते हो डॉक्टर के पास तो मूत्र जांच करवाने, तो आप वहां जाके इसको नहीं बोलते हो मूत्र जांच कर दो, आप बोलते हो डॉक्टर साहब यूरिन टेस्ट करवाने आए। देखो बात वही है, यानी कहने का मतलब ऐसा होता है कि हम बस थोड़ा सा सादगी से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हाँ, यूरिन का मतलब भी वही बात होता है जो मूत्र है, देसी भाषा में मूत्र, और इंग्लिश में थोड़ा सा कह दोगे तो यूरिन। तो ये जो यूरिन होता है ना, इस यूरिन का नाम, या यूं कहे इस यूरिन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं। और यूरिया किसका उर्वरक होता है, किसका होता है। कहा जाता है कि मूत्र के अंदर 2% के आसपास नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट के आसपास, यानी इस मूत्र के अंदर कहा जाता है 2% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, लगभग लगभग कितने परसेंट के आसपास है। यानी कि अगर मूत्र बहकर चला गया तो मूत्र नहीं जा रहा है, नाइट्रोजन जा रही है। क्या जा रही है। तो मूत्र को ऐसे जाने दोगे क्या। अरे पीछे इस कचरे का क्या करोगे अकेले का, नाइट्रोजन तो गया। अगर नाइट्रोजन को रोकना है तो किसको रोकना पड़ेगा। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन आ जाता है, गोबर जो घास या उसी में एफआईएम में क्या क्या पाए जाते हैं, गोबर, मूत्र और लिटर। लिटर को बोलते हैं बिछावन। क्या बोलते हैं, समझ में आई पहली बात। दूसरी बात हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर इसका कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब जानते हो क्या। संगठन का मतलब सर इसके अंदर जो नाइट्रोजन है, जो फॉस्फोरस है, जो पोटेशियम है, इनकी मात्रा कितनी होती है, थोड़ा आइडिया दो ना। तो याद रखना नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%। कितनी होती है। और 0.25% किसकी मात्रा होती है, और वापस से 0.5% किसकी मात्रा होती है। यानी कि FYM का एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है संगठन का, कि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बताइए। ध्यान रखना 0.5%, 0.25%, 0.5%, यानी आगे पीछे वाले बराबर है, बीच वाला आधा है। कितना है, रख लोगे इस बात को यार। अरे रखोगे कि नहीं रखोगे, पक्की बात है। अब देखो पहली बात एफआईएम क्या है, सामग्री क्या चाहिए, संगठन क्या है, और तीसरी बात एफआईएम भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है। एफआईएम को भी हम सामान्यतया दो प्रकार से जानते हैं, एक होती है कच्ची और एक क्या होती है, पक्की। क्या होती है, जैसे रोखाना होता है ना कच्चा और पक्का, ऐसे एफआईएम भी कितने प्रकार की होती है। यानी एक हो जाती है जिसको बोलते हैं कच्ची एफआईएम, क्या बोलते हैं, और दूसरी हो जाती है जिसको बोलते हैं पक्की। क्या बोलते हैं, पक्की एफआईएम बोलते हैं। वैसे इसको ही बोलते हैं सड़ी हुई खाद। क्या बोलते हैं, सड़ी हुई एफआईएम खाद भी इसी को हम बोलेंगे। बताओ यहां तक बात समझ में आई। सर ये कच्चा पक्का का मामला क्या है, क्या इसको भी चूल्हे पर ले जाकर पकाते हैं क्या, या इसको कच्चा पक्का क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब ये है जैसे ही गाय ने, भैंस ने जो एफआईएम गोबर किया, अभी वो कच्चा है, अभी कैसा है, उसको उठाकर आपने डाल दिया जहां आपकी हीप है उसमें,
और 5-6 महीने तक वो पड़ा रहा, 8 महीने तक पड़ा रहा, 8 महीने में वो सड़ जाता है। क्या हो जाता है? सड़ गया इसका मतलब पक गया, सड़ गया इसका मतलब, और सड़ा नहीं इसका मतलब, इसका मतलब आपने अगर घर पे खेती की होगी, गाय भैंस का काम तो थोड़ा थोड़ा करते होंगे, मम्मी का हाथ बढ़ाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपने गाय को बिना पीसे हुए जो खिला दिए। क्या खिला दिए? और अगले दिन सुबह 2 दिन बाद पता चला कि उसके एफआईएम में गेहूं उग रहा है। देखा है सबने ऐसा? यानी आपने अगर उसको पीस के खिलाया तब तो मामला शांत हो जाएगा सारा कुछ, और आपने ऐसे मान लो ऐसे कैसे सापते ही खिला दिए उसको, तो अगले दिन सुबह 1-2 दिन के अंदर उग जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जैसे जो खिलाया, जो आपको उगा हुआ वहां दिखेगा। ये कहां से आ गया? ये जो उसने कल खाया था, ऐसा कैसा निकाल दिया? कहने का मतलब है गाय भैंस जो है वो बहुत सारे खरपतवारों के बीज खाती है। खाती है नहीं खाती है? जैसे मान लो चारा खा रही है, मुकड़ा खा रही है, मुकड़े के साथ बीज भी जा रहे हैं। मुकड़ा तो जानते हो ना, घास आती है जिसको जानवरों को हम डालते हैं जनरली। तो जो घास हम जानवरों को डालते हैं उसमें बीज भी होते हैं, और जो जितने खरपतवार होते हैं इनके बीज आसानी से पचते हैं। यानी जानवर जैसे ही बीज खाता है वैसा का वैसा वापस से निकल जाता है। और उस एफआईएम का आप जैसे ही खेत में ले जाके डालोगे भैया, वहां पर आपके क्या चले जाएंगे? बीज चले जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? दूसरी बात, गाय भैंस जो होती है आपको अच्छे से पता है कि जो चारा होता है, या जो कहें स्ट्रा जो होता है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा अच्छी खासी होती है। जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है। ग्लाइकोजन जानते हो ना? जानते हो? पक्का? चलो मान लेते हैं जानते हो। वैसे ही प्लांट्स में सेलुलोज की मात्रा क्या होती है? अच्छी खासी होती है। अब याद रखना, सेलुलोज, जैसे आप लोगों को रसगुल्ला पसंद है ना, वैसे दीमक को पसंद है सेलुलोज। क्या पसंद है? यानी अगर दीमक को खाने के लिए सेलुलोज मिल जाए ना, तो समझ लो उसको रसगुल्ला मिल गया। क्या मिल गया? यानी कि अगर आप कच्ची एफआईएम डालते हो तो इसमें सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, और जिस खेत में कच्ची एफआईएम डालोगे उसमें दीमक लगेगी ही लगेगी। समझ में आ गई मेरी बात? यानी कि कच्ची एफआईएम से हमारे सामने दो समस्याएं आकर खड़ी हो जाती है। पहली समस्या तो ये रहती है खरपतवारों की समस्या। किसकी? आपको पता हो तो मैंने सुपरवाइजर के बच्चों को तो नहीं, लेकिन आप लोगों को मैंने सब खरपतवार पढ़ाए थे, और खरपतवार फैलने की विधियां भी पढ़ाई थी, जिसमें एक था पक्षियों के द्वारा, एक था पशुओं के द्वारा, एक एफआईएम का नाम भी लिखवाया था। याद आया? यानी कि खरपतवार फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है एफआईएम। कौन होता है? यानी कि खरपतवारों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहली बात तो अगर आप कच्चा एफआईएम यूज करोगे तो किसकी समस्या हो जाएगी? और दूसरी समस्या ध्यान रखना, अगर कच्ची एफआईएम यूज करते हो तो खेत में लग जाती है दीमक। क्या लग जाती है? यानी दो समस्याएं इंतजार कर रही है आपका। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दीमक का प्रकोप किस खेत में बढ़ जाता है जिसमें आप कच्ची एफआईएम का उपयोग करते हो, उसमें क्या लग जाती है? समझ में आ गई बात? यानी दो समस्याएं आ गई। तीसरी बात, कच्ची एफआईएम का जो सीएन अनुपात होता है वो होता है 100:1। कितना होता है? कितना होता है? सर फिर ये पक्की कैसे है? जब हम इसको 5 से 6 माह तक सड़ाते हैं तो ये पक जाती है। कितने टाइम तक? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एफआईएम जो है उसको अच्छे से सड़ने के लिए कितना वक्त चाहिए? पहला क्वेश्चन सेट है। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर हमको ऐसे पूछ ले कि एफआईएम का सीएन अनुपात कितना होता है, तब हम क्या बताएं? तो एफआईएम का सीएन अनुपात होता है 20 से 30:1। कितना होता है? सर हम कैसे मान ली कि ये वाला सही है ये वाला गलत है? अगर आपको पूछे कि कच्ची एफआईएम का सीएन अनुपात कितना होता है तब भी इसकी बात करनी है। बाकी आपको अगर केवल एफआईएम पूछे तो भी यही बताना है, पक्की एफआईएम पूछे तो भी यही बताना है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसान इसका उपयोग, सब किसका उपयोग करते हैं? अब 5-6 महीने तक जब ये सड़ती रहती है ना, तो इसमें जितने खरपतवारों के बीज हैं वो भी सड़ जाते हैं, जितने कोई बीमारियों वाले हैं वो भी सारा काम खत्म हो जाता है, स्टार जो सेल्यूलोज होता है वो भी सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें दीमक की समस्या समाप्त हो जाती है।
समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एफवाईएम कितने प्रकार की हो गई, कच्ची और अब होता क्या है कि जब हम एफआईएम की ढेरी लगा देते हैं तो उस ढेरी के अंदर से नाइट्रोजन की हानि होती रहती है। किसकी हानि होती रहती है? यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि सर एफआईएम की ढेरी जो होती है उसमें से नाइट्रोजन का ह्रास होता है, बताओ कैसे बचाएं उसको? यानी कि एफआईएम तैयार करते समय नाइट्रोजन की हानि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम का। किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, नाइट्रोजन ह्रास को कम करने हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार कि एफआईएम में नाइट्रोजन ह्रास को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? ये बात सेट है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएम तैयार करने की विधियां कितनी है सर? तो 3 विधियों के द्वारा एफआईएम तैयार किया जाता है। कितनी विधियों के द्वारा? देखो मैं कहानी तो आपको पूरी सुनाऊंगा लेकिन लिखवाऊंगा पूरा, लेकिन जो लिखवाऊंगा उसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो बातें लिखवा रहा हूं ना ये सारी एग्जाम में पूछी हुई है, लेकिन आपको समझा सारा रहा हूं मैं। उसी तरीके से एफआईएम की विधियां भी आप चाहो तो बड़ी बड़ी थ्योरी लिखवा देता हूं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा वो मैं लिखवाऊंगा आपको। तो एफआईएम बनाने की या तैयार करने की विधियां कितनी होती है? 3 विधियां है। कितनी विधियां है? एफआईएम तैयार करने की विधियां कितनी होती है? पहली विधि का नाम होता है, याद रखना, उसको बोलते हैं हीप मेथड या ढेरी विधि। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ढेरी विधि। इसी को बोलते हैं हीप मेथड। क्या बोलते हैं? हीप मेथड। अरे ढेरी तो जानते होंगे ना। सामान्यतया भारतीय जो किसान है वो इसका पुराने टाइम पर बहुत ज्यादा उपयोग करता था। उपयोग कैसे करता था कि यहाँ गाय भैंस बांधते हैं, उसके यहाँ पड़ोस में एक बड़ी सी डेयरी लगा देता है एफआईएम की। देखा होगा आपने घर पे सबने, ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने। ये पुराने टाइम में उपयोग होती थी, लेकिन आजकल किसान थोड़े थोड़े समझदार हो गए। तो आजकल किसान क्या करते हैं कि जहां गाय भैंस मानते हैं उसके जस्ट पास एक गड्ढा रखते हैं। क्या रखते हैं? और उस गड्ढे में एफआईएम भरते रहते हैं, तो बाद में थोड़ी सी ढेरी लग जाती है, लेकिन ज्यादातर वो कहाँ रह जाती है? गड्ढे के अंदर रहती है। देखा होगा आपने, थोड़ा गड्ढा थोड़ा बाहर, इस तरह से। इसका मतलब संशोधित विधि है। इसको बोला जाता है संशोधित गड्ढा विधि। क्या बोला जाता है? संशोधित गड्ढा विधि। और तीसरी और अंतिम जो आती है उसको बोलते हैं खाई विधि। क्या बोलते हैं? खाई विधि। और खाई को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं? और विधि को बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? तो एफआईएम तैयार करने की कितनी विधियां हो गई? 3 विधियां। पहली विधि की बात करते हैं। पहली विधि का नाम है ढेरी विधि। क्या नाम है? कि सामान्य मिट्टी की सतह पर जो एफआईएम होता है उसको डालते रहते हैं जिससे एक ढेर लग जाता है, उसको बोलते हैं ढेरी विधि। तीनों विधियों में सबसे खराब विधि। क्वेश्चन आता है कि एफआईएम तैयार करने की सबसे खराब विधि कौन सी है? तो ये लो भैया, क्वेश्चन यही आता है, सबसे खराब विधि है ये। सबसे क्या है? ये खराब विधि है। पहली बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? अब थ्योरी क्या लिखवाऊंगा समझना। थ्योरी ये लिखवाऊंगा कि एफआईएम को, बिछावन को मिट्टी की सतह पर डालकर एक ढेर बना दिया जाता है जिसे ढेरी विधि कहते हैं। जब बारिश होती है तो उसमें पोषक तत्वों का निक्षालन भी हो जाता है। और वास्तव में तो यह है कि जब सूर्य का तापमान ज्यादा होता है तब क्या होता है? नाइट्रोजन की हानि भी बहुत होती है, यानी निक्षालन ह्रास भी होता है। आपने देखा होगा जिनके डेयरी लगाते हैं बारिश के दिनों में जो एफआईएम है वो बह बह के दूर तक चला जाता है। जाता है कि नहीं? वो तो आपको दिख रहा है, वास्तव में बह के चला गया उसका क्या है? समझ में आई मेरी बात? दूसरी कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। भारत में वर्तमान समय में यही विधि सबसे ज्यादा अपनाई जा रही है। कौन सी? संशोधित गड्ढा विधि। थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं
और उस गड्ढे में डालते रहते हैं, बाद में थोड़ी ढेरी भी लग जाती है, ढेरी भी है और गड्ढा भी है, तो उसको बोला संशोधित गड्ढा विधि, सबसे ज्यादा अभी अपनाई जाने वाली विधि। अंतिम है ट्रेंच विधि। क्या नाम है? इस विधि का आविष्कार या इस विधि की खोज करने वाला एक आदमी था और उसका नाम था CN आचार्य। क्या नाम है? यानी पहली बात FIM तैयार करने की ट्रेंच विधि का आविष्कार किसने किया? और इन तीनों विधियों में सबसे अच्छी भी कौन है? कौन है? सबसे अच्छी विधि भी यही है। सबसे अच्छी विधि जो है वो भी यही है। और FIM को तैयार करने की वैज्ञानिक विधि भी यही है। आपको पूछे FIM तैयार करने की वैज्ञानिक विधि है तो खाई विधि है। कौन सी विधि है? सर ये खाई विधि में करते क्या है? खाई विधि का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक खाई बनी हुई है, ठीक है, फिर बना देते हैं दूसरी खाई, ऐसा समझ लो ये खाई है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही FIM गाय का लाते हो, यहां से डालना स्टार्ट करते हो, इसको भरते जा रहे हो, एक साइड से इसको भर रहे हो नहीं भर रहे हो, इस तरह से इसको भरना स्टार्ट किया और इस तरह से इसको पूरा भर दिया। इसको भरने के बाद दूसरी स्टार्ट करेंगे, उसको भर देंगे इस तरह से। भर दिया कि नहीं भरा? इसको भर दिया ना। जब लगभग लगभग इसको 5 से 6 माह का समय हो जाए तब इसको खोद कर निकाल लो। लेकिन हमारे जो संशोधित गड्ढा विधि है उसमें ये हीप लगी हुई थी, ये गड्ढा था मिट्टी के अंदर, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो FIM था वो तो सड़ गया, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो ऊपर डाल रहे हैं क्या वो सड़ गया क्या? यानी कच्चा भी उपयोग कर रहे हैं हम, तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही बनता है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ट्रेंच विधि। कौन सी विधि है? इस विधि की लंबाई चौड़ाई एडजस्टेबल है, लेकिन कहा जाता है कि 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई रखी जाती है, इसकी गहराई 1 मीटर के आसपास है, विड्थ 2 मीटर के आसपास की रखी जाती है। लंबाई चौड़ाई आपको पूछेगा नहीं, ये अलग अलग जगह मुझे अलग अलग या यूं कहें अलग अलग मिलती है, तो इसकी हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम बात इतनी करेंगे कि ये सबसे कौन सी है? अच्छी विधि है। सबसे क्या है? ये सबसे अच्छी विधि है। और डेवलप किसने की थी? और सबसे खराब कौन सी है? सेट है मामला। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये सारी बातें तो हमको समझ में आ गई, अब आप तो ये बताओ कि हमको हमारे खेत में FIM डालना है, तो आप एक तो ये बात बता दीजिए कि हमको कितना FIM डालना है। मान लो मैं गेहूं बोऊं तो कितना डालूं और आलू बोऊं तो कितना डालूं, समझ रहे मेरी बात? और मान लो मैं दोनों ही नहीं बो रहा हूँ सर, मैं तो बोर लगा रहा हूं, तब मैं कितना डालूं? क्वेश्चन है ना, 3 अलग अलग। और एक सवाल आपका ये बन जाता है कि सर कब डालूं? भाई डालने का समय भी तो होना चाहिए ना, FIM कब डालना चाहिए, उपयोग कब करना चाहिए? भाई डालते ही बो दूं फसल को, या फसल को बोने के बाद डालूं? अभी तो कोई टाइम होगा ही ना डालने का। तो एक आ जाता है उपयोग का समय। क्या आ जाता है? तो बेटा ज्यादातर चीजें एग्रीकल्चर में जो है वो कृषि वाले विद्यार्थी, जो किसान पुत्र और पुत्रियां है ना, उनको दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने अपने घर पे देख रखा होता है सब कुछ। आपके घर वाले गेहूं बोने के बाद FIM डालते हैं, उससे पहले? और कितना पहले डाल देते हैं? कितने टाइम पहले? यानी आपको अच्छे से आंसर पता है कि सर बुआई के 1 माह पूर्व, कितने समय पूर्व? बुआई से 1 माह पूर्व इसका उपयोग करते हैं। अरे 1 महीने पहले क्यों करते हैं? क्योंकि सर हम 1 महीने पहले डालेंगे, फिर सूक्ष्म जीव विच्छेदन करेंगे, पोषक तत्व मुक्त होंगे, फिर हम फसल बोएंगे, इसमें 1 महीना लग जाता है। कितना महीना लग जाता है? और अगर मान लो आपने अभी अभी डाली और बुआई कर दी ना, तो अभी पोषक तत्व मुक्त ही नहीं हो रहे, तो क्या फसल अच्छी होगी क्या? 1 महीने पहले डालोगे तो मिट्टी में अच्छे से सड़ जाती है, और सड़ने की वजह से आपकी फसल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। समझ में आई मेरी बात? दूसरी बात, अगर आपको याद रखना है तो 2 बातें ध्यान रखना। FIM का कितने समय तक मिट्टी पे प्रभाव रहता है? प्रभाव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो प्रभाव जो होता है वो 2 से 3 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? यानी इस साल आपने खाद डाल दी तो 3 साल तक उसका लाभ आपको मिलेगा। कितने साल तक? 3 साल तक तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सर ये बात भी समझ लिए। पर सर ये बताओ कि मान लो इसमें जितनी भी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन की कितनी % नाइट्रोजन पहले साल में मिल जाएगी?
तो ध्यान रखना 30% नाइट्रोजन जो होती है वो प्रथम वर्ष में उपलब्ध होती है। प्रथम वर्ष में क्या होती है, यानी मान लो आपने जितनी नाइट्रोजन डाली है उतनी, जितना एफआईएम डाला है उसमें कुल जितनी भी नाइट्रोजन होगी ना, जैसे मान लो आपने एफआईएम डाल दिया, उस पूरे एफआईएम में मान लो 200 केजी नाइट्रोजन है। कितने केजी नाइट्रोजन है? तो इस 200 का 30% होता है 60 केजी। कितना केजी है? यानी पहले साल आपको कितनी नाइट्रोजन मिल जाएगी, बाकी बची हुई कब मिलेगी? दूसरे और तीसरे वर्ष में। समझ गए मेरी बात? तो लगभग लगभग 30% नाइट्रोजन जो है वो प्रथम वर्ष में उपलब्ध है, और लगभग लगभग ध्यान रखना 70% फॉस्फोरस। किसकी बात कर रहा हूं? यानी फॉस्फोरस तो लगभग लगभग सारा ही उपलब्ध हो जाता है पहले साल में, लगभग लगभग 70% फॉस्फोरस प्रथम वर्ष में क्या होता है? अरे क्या होता है? अब बेटा आप किताबें पढ़ोगे या किसी और के नोट्स पढ़ोगे तो आपको यही बातें बड़ी बड़ी लिखी मिलेगी कि एफआईएम का प्रभाव 2 से 3 वर्षों तक रहता है। 30% नाइट्रोजन प्रथम वर्ष में उपलब्ध होती है। तुम्हें होती है, रहती है, कहती है, क्यों कहती है? इनको खा जाता हूँ। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? तुम कहीं ऐसा बोलोगे सर ये क्या कह दिया आपने, 30% नाइट्रोजन प्रथम वर्ष उपलब्ध, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 30% नाइट्रोजन प्रथम वर्ष में उपलब्ध होती है। अब जिसको खुद ये लिखना है लिख सकता है, बाकी मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट में लिखाता हूं, तो आपको मैं समझा रहा हूं कि आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने लिखा प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि एफवाईएम का प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक मृदा में रहता है। आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और आपको ऐसे समझ में आ जाता है तो और भी बढ़िया बात है। जैसा आपको सही लगे वैसा कर लेना, और आपको डिटेल में लिखना हो तो मुझे कह दो, मैं लंबा लंबा भी लिख दूंगा। पक्की बात है? ठीक है, मान लिया। तो प्रभाव की बात समझ में आ गई। अब सर आती है उपयोग की मात्रा। क्या आती है? उपयोग की मात्रा कि सर कितनी एफआईएम हमको उपयोग में लेनी है। देखो एक तो होती है फसलों में। किसमें होती है? यानी आपको क्या करना है, फसलों में एफआईएम डालनी है। किसमें डालनी है? एक आपको एफआईएम डालनी है, मान लेते हैं सब्जियों में। किसमें डालनी है? किसमें डालनी है? यानी सब्जियों में आपको एफआईएम का उपयोग करना है। और एक आपको एफआईएम का उपयोग करना है फलों में। कहां करना है? फलों में। कहां करना है? अगर मान लो आपको एफआईएम डालनी है और वो एफआईएम आप डालना चाहते हो फसलों में। किसमें डालना चाहते हो? तो फसलों में इसकी मात्रा जो होती है, एफआईएम की जो मात्रा होती है वो मात्रा लगभग रहती है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। कितनी रखनी है? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर फसलों में डाल दो। किसमें डाल दो? अब आपको डालना है सब्जियों में। किसमें डालना है? सब्जियों में इसकी मात्रा जो होती है वो रहती है 20 से 25 टन। कितनी रहती है? प्रति। अब डालना है आपको फलों में। किसमें डालना है? तो फलों में ऐसा तो है नहीं कि खेत में भी खोदोगे। फलों में क्या होता है, पौधे का गड्ढा खोद कर डालते हो। तो लगभग लगभग 10 से 20 केजी। कितना केजी? प्रति पौधा। यानी एक पौधे के अंदर कितना डालना है? एक पौधे की बात कर रहा हूं ना, आप जितने पौधे खेत में है उतना कैलकुलेशन करके डाल दो। एक पौधे में 10 से 20 केजी एफआईएम डाल दो, सब्जियों में 20 से 25 टन डाल दो, और फसलें जब आपको बोनी है, जैसे गेहूं बोना है, बाजरा बोना है, ऐसी कोई फसल बोनी है तो आपको 10 से 15 टन डालना है। क्या ये बात सेट हुई कि नहीं? यानी मैं आपको बता देता हूं, एफआईएम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में यहां सेट कर दिए हैं आपके सामने। पहली बात, एफआईएम का नाम फार्म यार्ड मैन्योर है। मनुष्य की हम बात करें तो 2% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिन में, और एफआईएम बनाने के लिए आपको गोबर, मूत्र और लिटर चाहिए। गोबर को डंग बोलते हैं, मूत्र को यूरिन बोलते हैं, लिटर तो खुद इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बिछावर बोलते हैं। एनपीके की मात्रा लिखी हुई है। एफआईएम 2 प्रकार का होता है। कच्ची एफआईएम में 2 समस्याएं होती है खरपतवारों की और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि कच्ची या दीमक लगने का, जो दीमक का प्रकोप है वो किसकी वजह से होता है, पक्की एफआईएम से, कच्ची से। और एक ध्यान रखना कि खरपतवारों की समस्या भयंकर हो, ये वाला जो अनुपात है इसको अच्छे से रट लेना, केवल किसका है ये?
पक्की का नहीं है। और एग्जाम में अगर आपको ये पूछे ना FIM का CN अनुपात कितना होता है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर आपको ऐसा पूछ लेता है तो आपको ये वाला आंसर देना है, ऊपर वाला नहीं देना। ऊपर वाला तो अगर ये कहे कच्ची में बताओ तभी देना है, अन्यथा। FIM के अंदर नाइट्रोजन की हानि को बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, FIM तैयार करने की विधियां कितनी है, FIM तैयार करने की विधियां कितनी है, 3 विधियां होती है FIM तैयार करने की। पहली जबकि विधि, पहली यानी दूसरा भी किसी ने भी नहीं बोला, इनकी जो सहेली है उसने ही बोल दिया। मुस्कान कहती है कि सर FIM बढ़ाने की पहली विधि कौन सी है, जबकि विधि। अरे प्रियंका, हाँ चलो उतार लो। यानी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं तुमको मैं, उसके बाद भी तुम जब विधि अपना रहे हो। हुँ? मैं नाड़ तोड़ दूंगा कल से अगर ऐसे करेगी ना, ध्यान रखना।
तो आगे कर दो। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है, एक शब्द आता है यूट्रिफिकेशन। क्या आता है? यूट्रिफिकेशन का मतलब है, मान लो ये एक झील है। क्या है? एक, मान लेना तुम ऐसा मत कहना सर तालाब लग रहा है ना, झील है मान लिया। अब इस झील के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें जलीय जंतु भी है। जलीय जंतु को ना मछली, मेंढक, ऐसे जीव भी है इसमें। अब हुआ क्या कि जैसे मान लो बारिश हुई और बारिश के पानी में एक तो फॉस्फोरस क्या और एक नाइट्रोजन, ये दोनों तत्व खेतों से बहकर आ गए। यानी बारिश के पानी में मिट्टी बहकर आती है तो मिट्टी में फॉस्फोरस होता है, वो भी आ जाता है और बहकर इस झील में आ गया। कहाँ गया? अब झील में जैसे ही फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, इसमें जो जलीय खरपतवार होते हैं ना, उनकी मात्रा भयंकर बढ़ जाती है, क्योंकि खरपतवारों को तो पोषक तत्व चाहिए थे। क्या चाहिए थे? और अब देखो झील में दोनों आगे नहीं आए। जैसे ही इनको मिलता है, पूरे की पूरी झील जो है, पूरी की पूरी झील खरपतवारों से ढक जाती है। पानी दिखेगा नहीं आपको, खरपतवार ही खरपतवार दिखेंगे, जिसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम। क्या बोलते हैं? यानी पूरे पर शैवाल ही शैवाल हो जाएगा। पूरी झील जो है वो किससे? शैवालों से ढक जाएगी। अब ये जो जलीय खरपतवार है, पानी में जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो पानी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? इसका मतलब जलीय जंतुओं की क्या होने लगेगी? मृत्यु। यानी कि नाइट्रोजन व फास्फोरस जल के साथ घुलकर जब झील में पहुंचते हैं तो झील में जो जलीय खरपतवार होते हैं वो एकदम से ग्रोथ करते हैं, जिससे झील के अंदर न पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उनकी मृत्यु, सॉरी पोषक तत्वों की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। एल्गी का एकदम से बढ़ना एल्गी ब्लूम कहलाता है और पोषक तत्वों का इस तरह से आना यूट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट है मामला। एग्जाम में पूछता है यूट्रिफिकेशन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन और मुख्य है फॉस्फोरस। मुख्य कौन है? ये होता है यूट्रिफिकेशन। हाँ जी। हर्टिंगनेट माइकोराइजो का एक टाइप है। यानी देखो इधर, माइकोराइजा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है एंडोमाइकोराइजा, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा। एंडो यानी अंदर वाला, एक्टो यानी बाहर वाला। तो जैसे मान लो ये जड़ है ना, इस जड़ में क्या होता है, इस तरह से कोशिकाएं होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, दिख रही है आपको जुड़ी हुई। अब ये माइकोराइजा क्या करता है, कोर्टेक्स तक पहुंच जाता है और अंदर जो कोर्टेक्स होता है ना, वहां जाने के बाद इन कोशिकाओं के बीच में जाल सा बना देता है। यानी माइकोराइजा अंदर पहुंच के इस तरह से एक जाल सा बुन देता है अंदर की तरफ। समझ में आई मेरी बात? तो इसको बोलते हैं हर्टिंग नेट। माइकोराइजा के अंदर ही एक कैरेक्टर होता है हर्टिंग नेट के नाम से। कहां से लाए हो तुम लोग उठा के? बेटा पढ़ाई की थी क्या? क्या क्वेश्चन था? हर्टिंग नेट किसमें पाया जाता है? माइक्रोराइजा में होता है। हट जाओ। लो भाई, तूने कहा तो मानना ही पड़ेगा। अरे ड से दखन वाला है ये ढेरी, ये ट नहीं है, ये ढ है। अच्छा ऐसा हो गया क्या? तो री आएगा क्या यहाँ? यार पूजा तो सीरियस ही होगी। ये ढेरी। अब ठीक है? अब सही है क्या? पूजा सही है? ठीक है। हिंदी में थोड़ा मामला तंग है बेटा ना, तो सीरियस मत लेना। तुम हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं।